2 दिसंबर साल 2019 की जल्दी सुबह मुंबई के खूबसूरत माहिम बीच पर लोग रोजाना की तरह टहल रहे थे। तभी समुंदर के पानी के साथ तैरती हुई एक अनजान सूटकेस किनारे पर दिखाई देती है। उस सूटकेस में से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जिसे देखने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब उस बैग को खोला तो वहां खड़े लोगों के साथ साथ पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह गई। उस सूटकेस में एक कटा हुआ इंसानी हाथ और पांव रखा हुआ था। इसके अलावा उसमें एक शर्ट, एक पैंट और एक स्वेटर भी रखा हुआ था। इस सूटकेस के मिलने के बाद सबसे ज़्यादा उलझन में थी पुलिस, क्योंकि बैग में से मिले इंसानी हाथ और पांव से एक बात तो साबित हो रही थी कि किसी का तो कत्ल हुआ है, पर किसका? क्योंकि उस बैग में ना तो उस लाश का धड़ था और ना ही कोई पहचान वाला हिस्सा। यहाँ तक कि लाश मर्द की है या औरत की, ये तक पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने अब अपने हिसाब से इस केस में आगे बढ़ना शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने आसपास के मछुआरों को बुलाया और आसपास के समुंदर में इस बैग के जैसी कोई और बैग या इस लाश के किसी दूसरे हिस्से को ढूंढने की कोशिश की, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस ने माहिम बीच के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लोगों से पूछताछ तक की उस बैग के बारे में, पर इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने अब पिछले कुछ समय में मुंबई में लापता हुए लोगों की लिस्ट इकट्ठा की। पुलिस के पास लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी, पर उसके आधार पर बैग से मिले इंसानी टुकड़ों की पहचान करना मुमकिन नहीं था। जब पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा तो इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी छानबीन पहले सिरे से शुरू की। क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल का दौरा किया और सूटकेस से मिली एक एक चीज़ को बारीकी से देखना शुरू किया। इंसानी हाथ और पाँव के अलावा उस बैग में एक शर्ट, एक पैंट और एक स्वेटर भी था। क्राइम ब्रांच ने उस इंसानी अंगों की डीएनए टेस्टिंग करवाई, पर हमारे देश में आम नागरिकों का डीएनए डेटा स्टोर नहीं किया जाता, इसलिए डीएनए टेस्टिंग के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। घूम फिर के पुलिस वापस वहीं आ गई थी जहां से शुरुआत की थी। जब इंसानी अंगों से पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुलिस ने उस बैग में से मिले कपड़ों को बारीकी से देखना शुरू किया। कपड़ों को बारीकी से देखते हुए पुलिस को उस शर्ट पर से टेलर का एक टैग मिला, जिस पर लिखा हुआ था आल्मो मेंसवेयर। अब क्योंकि ये सिलाई हुई शर्ट थी, रेडीमेड नहीं, तो जैसे ज़्यादातर टेलर अपने सिले हुए कपड़ों पर अपने दुकान की ब्रांडिंग करते हैं, वैसे ही इस शर्ट पर भी टेलर का टैग लगा हुआ था। पुलिस ने जब इस टेलर के बारे में अपनी जांच शुरू की तो पुलिस को मुंबई के कुर्ला वेस्ट में आल्मो मेंसवेयर नाम की एक दुकान मिली। पुलिस ने टेलर को उस सूटकेस वाली शर्ट दिखाई और उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी हो वो देने को कहा। अब आप जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ टेलर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काट के उसके ऊपर नाम लिख के बिल के साथ चिपका देता है, ताकि जब कस्टमर लेने आए तो उसको कपड़े ढूंढने में आसानी हो। पुलिस की किस्मत समझो या इस केस की मंजिल, पर पुलिस को टेलर के पास उस शर्ट का बिल मिल गया जिस पर नाम लिखा हुआ था बेनेट रिबेलो। अब पुलिस को ये पता तो चल गया था कि ये शर्ट किसी बेनेट रिबेलो नाम के व्यक्ति की है, पर उस बिल पर ना तो बेनेट रिबेलो का नंबर लिखा हुआ था और ना ही एड्रेस। अब पुलिस के पास लाश का नाम था बेनेट रिबेलो, पर उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने अब अलग अलग तरीके से बेनेट रिबेलो नाम के शख्स की तलाश शुरू की। पुलिस ने फेसबुक पर इस नाम को सर्च किया तो इस नाम के कई सारे अकाउंट्स मिले। पुलिस ने एक एक करके सारे अकाउंट्स के फोटोज़ और पोस्ट को खंगालना शुरू किया। ऐसा करते हुए पुलिस के एक अकाउंट पर नज़र टिक गई जिसमें बेनेट रिबेलो नाम के इस शख्स ने हाफ स्लीव शर्ट पहनी थी, ठीक वही साइज़ की जो साइज़ पुलिस को सूटकेस में से मिली थी। दूसरे एक फ़ोटो में बेनेट रिबेलो ने ठीक वैसा ही स्वेटर पहना हुआ था जो पुलिस को सूटकेस में से मिला था। ये बेनेट रिबेलो नाम का शख्स पेशे से म्यूजिशियन था।
एक और पोस्ट में बेनेट रिबेलो ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी का मेंबर बताते हुए आई कार्ड भी अपलोड किया हुआ था, जिसमें बेनेट रिबेलो का फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस भी था। पुलिस ने जब उस नंबर पर फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को अब पक्का यकीन हो गया था कि हो न हो यही वो बेनेट रिबेलो हैं जिसकी लाश पुलिस को सूटकेस में से मिली है। पुलिस अब उस आई कार्ड पर मिले एड्रेस को ढूंढते हुए सेंटा क्रूज का कलीना विलेज तक पहुंच गई। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा तो उस घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आसपास के लोगों को बेनेट रिबेलो की फ़ोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ करने पर पता चला कि बेनेट रिबेलो नाम का एक शख्स इसी बिल्डिंग में रहता तो है, पर पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, बेनेट की एक बेटी भी है जो भी पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दी। पुलिस को पहली बार इन पड़ोसियों से पता चला कि बेनेट की एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिबेलो है। वो इसलिए कि आराध्या को बेनेट ने गोद लिया हुआ था। उसकी उम्र करीब 18 साल थी। करीब 1.5 साल पहले ही आराध्या को बेनेट ने पूरी कानूनी कार्रवाई के बाद गोद लिया था। पुलिस ने अब बेनेट के साथ साथ आराध्या को भी ढूंढना शुरू कर दिया, पर आराध्या का भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। जब काफ़ी ढूंढने के बाद पुलिस ना तो बेनेट को और ना ही आराध्या को ढूंढ पाई, तो आखिरकार पुलिस ने बेनेट के घर का ताला तोड़ने का फैसला किया। बेनेट के घर का ताला तोड़ने के बाद जब पुलिस ने बेनेट के घर की तलाशी ली तो शुरुआत में तो पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था, पर काफ़ी ढूंढने के बाद पुलिस के हाथ में आराध्या की एक डायरी लगती है, जिसे पढ़ने के बाद पुलिस के सामने पूरे केस का पर्दाफाश हो जाता है। उस डायरी के अंतिम पेज पर आराध्या ने कुछ यूँ लिखा था, डैड आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी, गॉड सॉरी, डैड सॉरी फॉर यू, आई एम अ बैड गर्ल। कैसे जिसने घर पे रहने दिया उसको मैंने मार डाला, जिसने परवरिश की उसी को मार दिया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी सॉरी। इस डायरी को पढ़ने के बाद पुलिस को पता चल गया कि कातिल कोई और नहीं, बेनेट की खुद की गोद ली हुई बेटी आराध्या ही है। पर ये तो अभी तक सिर्फ शक था, और ये शक तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कातिल खुद अपना बयान ना दे। पुलिस भी अभी तक यही उलझन में थी कि आखिर जिस बाप ने रास्ते से उठाकर रोटी, कपड़ा और मकान दिया, बाप के नाम का साया और सहारा दिया, उसी बाप का कोई बेटी कैसे और क्यों कत्ल करेगी। इधर पुलिस ने जब आराध्या के फ़ोन को ट्रेस करना शुरू किया तो पुलिस को आराध्या के लोकेशन के बारे में पता चला। आराध्या घाटकोपर में अपने किसी दोस्त के घर पर रहती थी। पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आराध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने जब आराध्या को अपने पिता बेनेट रिबेलो के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए देश से बाहर गए हुए हैं और इसीलिए वो अपने दोस्त के घर रहने के लिए आ गई थी। पुलिस ने आराध्या को अब वो डायरी दिखाई जिसमें उसने अपने पिता को मारने के बारे में लिखा हुआ था। डायरी देखते ही आराध्या रोने लगी और उसी ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। आराध्या ने अपनी कहानी सुनाते हुए पुलिस को बताया कि आज से करीब 4 महीने पहले जब आराध्या सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा करने के लिए गई हुई थी, तब उसकी मुलाकात उसी मंदिर में एक 16 साल के लड़के से हुई थी। फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब दोनों रोज़ाना सुबह शाम एक दूसरे से बातें करने लगे। ऐसे ही बातों बातों में आराध्या ने अपने बॉयफ्रेंड को एक ऐसी बात बता दी जिसे आराध्या काफ़ी लंबे अरसे से दुनिया से छुपा रही थी। आराध्या ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि बेनेट रिबेलो नाम का शख्स जिसके पास वो रहती हैं वो उसका सगा बाप नहीं है, बल्कि उन्होंने आराध्या को गोद लिया हुआ है। बेनेट रिबेलो एक अच्छे म्यूजिशियन और म्यूज़िक टीचर थे। उन्होंने 2 शादियाँ की हुई थी, पर दोनों बीवियों के साथ उनके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं होने की वजह से वो अलग रहते थे। इसके बाद मार्च 2018 में ही बेनेट ने आराध्या को
कानूनी तौर पर गोद लिया था। शुरुआत के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मेरा यौन शोषण करने लग गए और वो कभी कभी मुझे सेक्सुअली असॉल्ट भी करने लगे। आराध्या की बातें सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी गुस्सा हो गया। उसने उसी वक्त बेनेट रिबेलो को सबक सिखाने का प्लान बनाया। इतना ही नहीं, वो आराध्या को भी बेनेट के खिलाफ भड़काने लग गया। जब दोनों के दिलो दिमाग में बेनेट के प्रति नफरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो दोनों ने मिलकर बेनेट रिबेलो को मार देने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों ने 23 नवंबर को ही बेनेट को मारने का प्लान बनाया था, पर किसी वजह से उस दिन मार नहीं पाए। आगे की कहानी सुनाते हुए आराध्या बताती है कि 26 नवंबर की शाम को उसका बॉयफ्रेंड बेनेट के आने से पहले ही उसके घर पर आ गया था। आते ही उसने आराध्या के दिमाग में बेनेट के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि जैसे ही बेनेट घर में दाखिल हुआ, आराध्या ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया और पूछने लगी कि आखिर आप मेरे साथ एक पिता की तरह पेश क्यों नहीं आए? आपने क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? आराध्या को ऐसे गुस्से में देखकर बेनेट रिबेलो समझ गया कि हो न हो वो अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर ही ये सब कुछ कह रही थी। इतनी देर में आराध्या का बॉयफ्रेंड भी सामने आ गया और वो भी बेनेट को बुरा भला कहने लगा। ये सब देखकर बेनेट रिबेलो काफ़ी गुस्सा हो गया और अपनी गिटार उठाकर आराध्या के बॉयफ्रेंड को मारने दौड़ा, पर इतने में ही आराध्या ने पीछे से लकड़ी के एक डंडे से बेनेट के सर पर हमला कर दिया। आराध्या के हमले से जैसे ही बेनेट नीचे गिरा, दोनों ने मिलकर बेनेट को अंधाधुंध मारने लगे और तब तक मारते रहे जब तक बेनेट बेहोश हो गया। फिर ये दोनों बेनेट रिबेलो को घसीटते हुए किचन में ले गए। वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि बेनेट की सांसें अभी तक चल रही थी, वो सिर्फ बेहोश था, मरा नहीं था। ये देखते हुए बेनेट की गोद ली हुई बेटी आराध्या खुद किचन में गई और मच्छर मारने वाला स्प्रे लेकर आई और पूरा का पूरा स्प्रे बेनेट के मुंह पर खाली कर दिया। इसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो दोनों ने चाकू के कई सारे घाव मार मार कर बेनेट को मौत के घाट उतार दिया। बेनेट की हत्या करने के बाद ये दोनों बेनेट की लाश को बाथरूम में ले गए और पूरी रात बेनेट की डेड बॉडी को बाथरूम में रहने दिया ताकि बेनेट के शरीर का सारा खून बह जाए। अगले दिन 27 नवंबर को ये दोनों बाजार से मांस काटने वाले 4 बड़े बड़े चाकू खरीद लाए और बेनेट की लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिया। कई घंटों की मशक्क़त के बाद और हथौड़े जैसे औजार इस्तेमाल करने के बाद इन लोगों ने बेनेट की लाश को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। बेनेट की लाश के टुकड़े करने के बाद ये लोग फिर से बाजार गए और एक सूटकेस और कुछ पॉलीथीन बैग्स लेकर आए। फिर इन्होंने बेनेट का एक हाथ, एक पाँव और प्राइवेट पार्ट को उस सूटकेस में भर दिया, पर इन अंगों में से अभी तक कुछ खून की बूंदें टपक रही थी, जिसे रोकने के लिए इन्होंने उसी सूटकेस में बेनेट का एक शर्ट, पैंट और स्वेटर भी रख दिया और इसी गलती की वजह से इन लोगों का भांडा फूट गया। बेनेट के शरीर के बाकी अंगों को इन्हीं लोगों ने अलग अलग पॉलीथीन बैग में भर दिया और रात होने का इंतज़ार करने लगे। 29 नवंबर की रात को ये लोग बेनेट के अंग भरे सूटकेस और पॉलीथीन बैग्स को लेकर निकले और पास में बहने वाली मीठी नदी में फेंक दिया। इसी पानी के साथ बहते हुए एक सूटकेस समंदर किनारे तक आ गया और वहीं से फिर पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने इन दोनों को अपनी कस्टडी में लिया तो पता चला कि इन दोनों के साथ रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था, जिसने बेनेट की लाश को ठिकाने लगाने में इन दोनों की मदद की थी। पुलिस ने इस तीसरे आरोपी, जिसका नाम अली उमर चाउस था, उसे भी अपने गिरफ्त में लिया। इस पूरा कांड होने के समय आराध्या अपनी खुद की उम्र 19 साल दिखा रही थी, पर जब आराध्या के बर्थ सर्टिफिकेट को देखा गया तो पता चला कि आराध्या की उम्र सिर्फ 17 साल थी। आराध्या के बॉयफ्रेंड की उम्र भी 16 साल थी, मतलब दोनों नाबालिग थे, जबकि दोस्त की उम्र 19 साल थी।
पुलिस ने आराध्या और उसके बॉयफ्रेंड को बाल सुधार गृह भेज दिया, जबकि उनके दोस्त जिसकी उम्र 19 साल थी उसे जेल भेजा गया। तो ये थी हमारी पहली कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब